नमस्कार साथियों, एएम की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समास। समास हिंदी लेखन में समास की आवश्यकता पड़ती है। जब वाक्य को छोटा करना होता है तब हम समासिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर दया सागर है, किसान दाल रोटी खाता है, माता पिता की सेवा करो। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और उनके संबंधित शब्दों का लोप हो गया है। जैसे दया सागर, दया का सागर, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता। जो ऊपर वाक्य लिखे थे उसमें जो विभक्ति चिन्ह था उनका लोप हो गया था। ईश्वर दया सागर है, किसान दाल और रोटी खाता है। दाल रोटी को हम दाल और रोटी भी कह सकते थे। इसीलिए हिंदी लेखन में समास शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि शब्दों को क्या कर सके, हम संक्षेप कर सके। इसलिए समास को हम संक्षेप करना भी कहते हैं। समास का अर्थ होता है शब्द को संक्षेप में करना। आइए जानते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों को छोड़कर एक साथ जब मिल जाते हैं तब इनके मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब जो राजा का पुत्र था हमने उसे एक शब्द में कहा राजपुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार समास का जो शब्द था हमने राजपुत्र, राजा का पुत्र को संक्षेप में कर दिया राजपुत्र। यश को प्राप्त को हमने संक्षेप में कर दिया यश प्राप्त। आप पर बीती, आप बीती। अर्थात हमने शब्द को छोटा किया, संक्षेप में लिखा। अब समास रचना में भाग लेने वाला जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है हम उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। अब यहाँ पर जो गंगा है वो पूर्व पद कहलाएगा और जो जल है हम उसे उत्तर पद कहते हैं। समास रचना में समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह जानते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह का अर्थ है शब्दों को तोड़ना। जो समास था हमने उसे तोड़ा, अलग किया तो वह समास का विग्रह कहलाता है। जैसे दोपहर, तो दोपहर को आप तोड़ोगे तो वो बनेगा दो पहरों का समाहार। अब जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देते हैं तो जो शब्द होता है हम उसे कहते हैं समस्त पद। हमने समास विग्रह के बारे में जाना, समस्त पद क्या होता है उसके बारे में जाना। देखते हैं कैसे। जैसे दो पहरों का समाहार है, इसे हमने जब मिला दिया तो यह बना दोपहर। अर्थात दोपहर आपका समस्त पद कहलाएगा और दो पहरों का समाहार आपका समास विग्रह कहलाएगा। आगे हम देखते हैं समास के भेद। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को लेते हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास। अगला समास है द्वंद्व समास। अगला समास आएगा आपका अवयवी भाव समास और कर्मधारय समास। हम इन सभी समासों को उदाहरण सहित विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए। लड़की रसोई घर में है, बालक जन्म आंध है, नौका जलमग्न हो गई, राजपुत्र युद्ध में मारा गया। इस प्रकार इन वाक्यों में हमें रसोई घर, जन्म आंध, जलमग्न और राजपुत्र, इसमें दूसरा पद प्रधान दिख रहा है।
अर्थात यदि हम छोटे शब्दों में और सरल शब्दों में जानें तो तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है, वो हट जाते हैं। जैसे रसोई घर था तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होता? रसोई के लिए घर। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि लड़की रसोई बनाने के लिए रसोई के घर में गई, नहीं, हम सिर्फ रसोई घर का प्रयोग करेंगे। तो तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह। कारक चिन्ह संप्रदान, अधिकरण, हम सब कारक चिन्ह से भली भांति परिचित हैं। तो उन विभक्ति चिन्हों का लोप तत्पुरुष समास में होता है। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का समास विग्रह होगा बेलों की गाड़ी। निशाचर, निशा में चलने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गंगा जल, गंगा का जल। तो तत्पुरुष समास में ध्यान रखिए विभक्तियों का लोप होता है, और जब इसका समासपद बनाया जाता है, समास विग्रह किया जाता है, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तालाब में नील कमल खिले हैं, मैंने सदा महाजनों का साथ दिया है, दुरात्मा दुख पाते हैं। इन उदाहरणों को देखने के बाद आपको समझ में आया कि इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरी इसकी विशेषता बतलाता है। कर्मधारय समास में पहला शब्द जो होता है वो विशेष की विशेषता बतलाता है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला। जन कैसे है? महाजन, संत। दुरात्मा, आत्मा कैसी है? बुरी आत्मा। तो यहाँ पर पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। आइए जानते हैं आगे के उदाहरण। नीलकमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। कमल मुख, कमल के समान मुख। चरण कमल, चरण रूपी कमल। शब्दों को पहचानने का एक यह भी तरीका है कि जब कर्मधारय समास होता है तो समास विग्रह करते वक्त जो का यूज़ किया जाता है, समान का, रूपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास। दोपहर को खाना खा लेना, चौराहे पर गाड़ी खड़ी है, तानसेन नवरत्नों में से एक थे। यहाँ दोपहर, चौराहा, नवरत्न देखने पर एक खास बात नजर आती है कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है। दोपहर में 2, चौराहे में 4 और नवरत्नों में 9। पहला पद आपको संख्यावाचक विशेषण दिखाई दे रहा है। तो द्विगु समास में जब पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। आगे उदाहरण देखिए। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुवन, भवनों का, 3 भवनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। तो द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आता है। खास पहचाने, जहाँ पर भी संख्यावाचक शब्द दिखे तो वह द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुवन तो 3 भवनों का समूह। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के हम उदाहरण देखते हैं। द्वंद्व समास में सीताराम को मेरा प्रणाम, भाई बहन को प्यार बना रहे, पाप पुण्य का फल मिलता है। यहाँ पर सीताराम, भाई बहन और पाप पुण्य दोनों ही हमारे लिए समान हैं। अर्थात जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे उदाहरण देखते हैं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यहाँ पर द्वंद्व समास की खास पहचान है कि यहाँ पर और, अथवा, या का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हमें दोनों पद प्रधान दिखे वहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व युद्ध है ना, दोनों बराबरी का युद्ध होता है। मतलब जो दोनों है योद्धा वो दोनों ही बराबर है, दोनों में एक जैसी ताकत है। तो वैसे ही
जहाँ पर द्वंद्व समास होगा वहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा। लड़का प्रतिदिन पाठशाला जाता है, वह आजीवन दरिद्र रहा। यहाँ पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा यथाशक्ति। यथा शब्द क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। आजीवन, आ अव्यय। अव्यय वह शब्द होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भर के, यथासंभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य। तो जहाँ पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आइए जानते हैं अगले समास के बारे में। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। राम ने दशानन का अंत किया, वह बालक मंद बुद्धि है। अब यहाँ पर दशानन, 10 सिर। अब 10 सिर, कौन से 10 सिर? बालक मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मतलब, मंद मतलब धीरे, बुद्धि धीरे बुद्धि, तो क्या होगा? मंद बुद्धि। तो यहाँ पर हमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं दिख रहा है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे ही मैंने दशानंद कहा तो हम सभी का ध्यान रावण की तरफ जाता है। मंद बुद्धि कहा तो ऐसा लग रहा है कि वह बालक क्या है? मूर्ख है, समझदार नहीं है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसकी अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, 3 है लोचन अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नीलकंठ किसे कहते हैं? हम शिव जी को कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास की है पहचाने कि यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है और यहाँ पर शब्द के जो अर्थ है वो अलग ही अर्थ निकलता है। आप सभी ने समास को समझा, देखा। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ऑल इज वेल।